और फिर तुम ये सोच, तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि मेरा ये वाला एग्जाम निकला या नहीं निकला। तुम्हारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो है ग्रोथ। और बहुत सारे लोग बाद में ऐसा कमेंट करते हैं कि आपने मैंने जो डाउट पूछा था उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो सिंपल सी बात है यार, मैं एक साथ सारे वीडियोस नहीं बना सकता। मैं खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। पूरा वीक मैं खुद पढ़ाई करता हूँ। मेरे को सिर्फ संडे को टाइम मिलता है थोड़ा सा, जहाँ पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो मेरे पास, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर रोज उठ के वीडियो बना दूं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूं। हाँ, तुम्हारी जो भी क्वेरीज है उनको मैं नोट डाउन, मैंने लिख के रखी हुई है नोटबुक में, मैं हर एक पे वीडियो बनाऊंगा। पर वीकली मुझे एक ही वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। Let's start. हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोग जीके के लिए यानी करंट अफेयर्स के लिए, क्वांट के लिए और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रीजनिंग में दो अलग अलग चीजें हैं, यानी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करना पसंद करता हूँ। तो पहली चीज है, ये आपको समझना है कि दो टाइप के टॉपिक्स हैं। एक तो है पजल्स प्लस सीटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये तीन टॉपिक है और बाकी सारे हम अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये तीन टॉपिक जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तीन टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का ये आता है और 15 से 20 नंबर का ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इस रेंज के बीच में ये दोनों चीजें पूछी जाती है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और 15-20 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग, मतलब ऐसे आपको समझना है कि ये इस पे सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है और इन टॉपिक्स को साथ साथ में इनको पढ़ना है, लेकिन इस पे पहले फोकस करना है। क्योंकि अगर इस पे, जैसे आपको स्टार्टिंग में पजल सॉल्व करोगे, आपको 8 से 10 मिनट लगेगी, हो सकता है ज्यादा भी लग सकती है। तो जब तक ये टाइम आपका रिड्यूस नहीं होगा, आप जब तक इन दोनों में स्कोर नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आप सीख जाओगे एक बार आप सीख गए, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको कवर करने में। जैसे सिलोजिज्म्स है, तो उसको एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस नहीं होने वाला है। अगर पहले आपसे 1 मिनट में होता था तो शायद 45 सेकंड में हो जाएगा या 30 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो 10 मिनट में होने वाला पजल है, वो एंड में जब आपका प्रिपरेशन खत्म होने आएगा तब वो 2 या 3 मिनट के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत टाइम सेव होने वाला है, इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने इंग्लिश में बात करी थी, वैसे ही इसमें फैमिलियरिटी का मतलब क्या है? इंग्लिश के अंदर इसका मतलब कुछ और था, लेकिन यहाँ पे फैमिलियरिटी का मतलब ये है कि जब आप, इससे पहले आपने रीजनिंग शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्वांट में ऐसा है कि जैसे टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब अपने स्कूल में कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फैमिलियरिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं। लेकिन रीजनिंग में ये चीज है कि जो कोडिंग, डिकोडिंग या ये जो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम्स में, वो आपको कहीं ना कहीं पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो आप यूट्यूब पे फ्री सोर्स, कोई पेड सोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री सोर्स आपको, जैसे यूट्यूब है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, उसमें किसी भी टीचर का जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। एक एक टॉपिक आपको जाके देखना है। पहला कॉन्सेप्ट या पहली चीज ये होनी चाहिए कि सिलेबस में 1 से 20 तक ऐसे टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स में क्या है, कि टॉपिक में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है या ये टॉपिक क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की। तो ये है फैमिलियरिटी, ठीक है। तो आपको ये करना है बाद में कि आप उसके वीडियोस देखो और समझो कि क्या है, हर एक टॉपिक में क्या कहना चाहता है, किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिलियरिटी के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करनी है। फैमिलियरिटी का मतलब कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि रीजनिंग में फैमिलियरिटी ही कॉन्सेप्ट है।
एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को समझ गए आप, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अलावा इसमें रीजनिंग में कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रीजनिंग में? फैमिलियरिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। बस दिस इज द की टू रीजनिंग। इसके अलावा रीजनिंग में और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितने पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और बाकी जितने भी बाकी के टॉपिक्स हैं, जितना सॉल्व करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस इज, मैं कह सकता हूँ कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक रीजनिंग। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए सोर्सेस हैं, तो सबसे एक सोर्स है जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, स्मार्ट कीड़ा का एक ऐप आता है। मेरा पहले किसी के साथ टाई अप वाई अप नहीं है, क्योंकि इतने मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है कि मुझे मेरे साथ कोई टाई अप करे। तो ऐसे प्लीज कमेंट मत कर देना कि ऐसा कुछ है। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करी और जो मैंने यूज किए थे सोर्सेस। तो सबसे पहले तो है स्मार्ट कीड़ा का एक ऐप है, या उनकी वेबसाइट पे भी शायद क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में सेम ही है। तो स्मार्ट कीड़ा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये सोर्स सबसे ज्यादा यूज किया था, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं बाकी सोर्सेज भी बता रहा हूँ। बाकी कुछ मैंने जो ढंग के सोर्सेज देखे हैं यूट्यूब पे, उनमें से दूसरा जो फ्री सोर्स है वो है अंकुश लांबा सर है, उनकी एक प्लेलिस्ट है 1000 पजल्स या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, जी। उनकी एक पजल्स और क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन और इनके लिए एक सीरीज है। वो सीरीज में उन्होंने बहुत सारे लगभग 1000 क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो सीरीज आप देखना स्टार्ट करो। या तो आप ये यूज कर सकते हो या आप ये यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों भी यूज कर सकते हो। और एक और जो सोर्स है, एक और चैनल थी, क्या नाम था उसका, हाँ, बैंकर्स पॉइंट करके एक और चैनल है। ठीक है, आप इसको और इसको, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, जिसको जैसे मैंने बोला कि फेमिलियरिटी जिनकी नहीं है, ठीक है, जिनको समझ नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, तो आप ये पजल्स और उनके लिए आप ये देख सकते हो अंकुश लांबा सर को, और बाकी के टॉपिक्स के लिए आप बैंकर्स पॉइंट देख सकते हो। और जिनको समझ है कि टॉपिक्स कैसे किए जा सकते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो तीनों सोर्सेज भी यूज कर सकते हो, किसी दो को भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट कीड़ा का ऐप डाउनलोड करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो और आपको लगता है कि नहीं, इतनी प्रैक्टिस मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और ज्यादा सोर्सेज की जरूरत है और क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो आप ये तीनों सोर्सेज भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई बुक भी अगर चाहे स्टैंडर्ड बुक, तो वो भी खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो। पर बुक्स में यूजुअली ये होता है कि पजल्स और ये सब लिमिटेड होते हैं, तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, जहां तक मैंने बुक्स देखी हैं। बाकी आपके पास और कोई ऐसी बुक्स हो जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप कर सकते हो उसको प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस, और उसके लिए मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने डिटेल स्ट्रेटेजी बनाई है, तीनों सब्जेक्ट की हमने डिटेल स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन अब तीनों स्ट्रेटेजी बहुत ही डिटेल और लेंथी है, तो दो तरीके के अप्रोच आप रख सकते हो। पहला, ये हम अब रीजनिंग की स्ट्रेटेजी खत्म हो चुकी है, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड मैंने जो बताना था वो बता दिया, उतना इनफ है। ठीक है, प्रैक्टिस और फेमिलियरिटी के अलावा रीजनिंग में और कुछ करने जैसा नहीं है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड, मतलब क्या बोलते हैं, रीजनिंग सबका कहीं ना कहीं फेवरेट होता है। जब लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जब लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं या तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वांट से रिलेटेड लोगों को फोबिया होता है कि मैं स्कूल में मैथ्स में अच्छा नहीं था, या मेरा मैथ्स के साथ क्या बोलते हैं फेमिलियरिटी छूट गई है, बहुत सालों से मैथ्स किया ही नहीं है, तो क्वांट में ये प्रॉब्लम हो जाती है। इंग्लिश में लोगों को ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन रीजनिंग कहीं ना कहीं सबको एक क्या बोलते हैं, उसके साथ एक थोड़ा वो होता है कि नहीं यार रीजनिंग कर लेंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, किसी ने ये पहले आपसे पहले पढ़ा हुआ नहीं है, और कोई स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता था, तो सब एक सेम लेवल से स्टार्ट कर रहे हो रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लॉजिक ही लगाना है आपको, दिमाग ही लगाना है। उसका नाम ही रीजनिंग है, यानी रीजन करना, सोचना ही कहा सीखना है आपको। ठीक है, तो वो तो सब कर रहे थे, 20-22 साल से आप सोच ही रहे थे, तो वहां पे वही सिखाते हैं।
ठीक है, तो ये है, अब हम नॉर्मल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, अब रीजनिंग की बात नहीं हो रही। तो ये सब कंप्लीट स्ट्रेटेजीज जो आपको सब्जेक्ट वाइज सिखाने के बाद, अब जो चीज है कि दो टाइप के आपको अप्रोच हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप एवरी डे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। किसी की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मैं 3+3+3 ऐसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट 3-3 घंटा पढ़ूंगा। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही नंबर लिख दिया। अब यहां से ये मत सोच लेना कि मुझे 3-3 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने रैंडम नंबर लिखा है। तो ये कोई आदमी ऐसा सोच सकता है कि मैं रोज 3-3 घंटे सब कुछ करूंगा। तो अगर वो मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजीज को और क्या बोलते हैं, और कोई अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो चेक कर ले कि पीछे मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटेजीज डाली हुई, ठीक है। तो ये अप्रोच हो सकता है कि 3-3 घंटा मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तीनों सब्जेक्ट प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं, मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर पाऊंगा क्योंकि एक सब्जेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। अगर आपको 5-6 घंटे लग रहे हैं एक सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6-6 घंटे करके 18 घंटे पढ़ लेंगे दिन में। वो थोड़ा आइडियल और क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल हो जाता है, और मेरे को नहीं लगता, मैं नहीं कर पाता अगर ऐसा गोल होता तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है उन गोल्स को अचीव करने में, तो फिर तीनों सब्जेक्ट एक दिन में मत पढ़िए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मंडे और थर्सडे आप क्वांट पढ़ेंगे, ट्यूसडे और फ्राइडे आप इंग्लिश पढ़ेंगे, वेडनेसडे, सैटरडे आप रीजनिंग पढ़ेंगे। और फिर संडे को आप क्या कर सकते हो, संडे को मॉक टेस्ट प्लस मॉक सॉल्व। मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद वो मॉक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो संडे को आप ये तो एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि 6 दिन तक मंडे टू सैटरडे आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े और संडे को आप मॉक दे रहे हो, ठीक है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो या तो आप ये फॉलो कर सकते हो या आप ये फॉलो कर सकते हो। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कोई आके ये कहेगा कि यार ये करेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, और अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो अब ये फॉलो करना ठीक है, यानी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है। तो अगर आप नंबर ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड भी करोगे, तो जैसे अगर किसी ने ये वाली स्ट्रेटेजी चूज की है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस इंसान को कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी है टॉपिक्स के साथ, उसको थोड़ा बहुत पता है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इसलिए उसका जल्दी हो रहा है। अगर आप एक बिगिनर हो तो हो सकता है कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आपके लिए हर चीज नई है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे कोई नया टॉपिक आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पहले 2-3 वीडियोस देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा, आपका 3 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो भी सही है, वॉट एवर इज राइट फॉर यू, चूज दैट। डोंट थिंक अबाउट कि इस आदमी को ये एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी जो भी तुम पाथ को फॉलो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम ये देखो कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर तुम्हारा हर वीक अपना जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है ना, अगर पिछले साल 50 आया, पिछले टेस्ट में 20 आया था और इस बार 21 मार्क भी आया है या 22 मार्क आ रहा है, और जनरली जैसे अगर तुम 5 टेस्ट में देखोगे कि पिछले महीने की जो मैंने पहला टेस्ट दिया था और इस महीने का टेस्ट है, अगर उन दोनों के बीच में तुम्हारा स्कोर इंक्रीज हुआ है 5 या 7 मार्क या जितना भी, तो इसका मतलब कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और जब तक तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि एग्जाम्स होते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्स कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जाम आया फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा एग्जाम ही नहीं आएगा, फिर एक आध महीने बाद एक और एग्जाम आएगा। ऐसे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम साल में होते रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर तुम थोड़ा सा स्लो चल रहे हो तो तुम्हारा पहला एग्जाम नहीं निकला, पर दूसरा तीसरा एग्जाम निकल जाए। तो अगर जब तक तुम ग्रो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रो करना, ज्यादा एम्बिशियस गोल बना के, जिससे नहीं हो रहा है और उसने ये वाला गोल बना लिया कि नहीं मैं तो जल्दी जल्दी, और वो जल्दी जल्दी में बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना ग्रो किए, बिना क्लैरिटी के साथ अगर वो पढ़ने लगे सिर्फ डेली टारगेट को अचीव करने के लिए कि नहीं मुझे खत्म करना था इसलिए मैंने खत्म कर दिया, अगर वो ऐसे करेगा तो उसका एग्जाम पहला भी नहीं निकलेगा और 10वां एग्जाम भी नहीं निकलेगा। द रीजन आई क्लियर द फर्स्ट एग्जाम दैट आई गिव, क्योंकि मेरा फोकस प्रोग्रेस पे था। तुम्हारा फोकस प्रोग्रेस पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एसबीआई पीओ पहला एग्जाम आया और मैं पहला एग्जाम ही पास ही कर दूं, ये गोल नहीं है। गोल है प्रोग्रेस करना। अगर तुम कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहे हो
मॉक टेस्ट में तुम्हारे 20 मार्क आए, 30 मार्क आए, 40 मार्क आए, मान लो एक दिन तुम 70 मार्क्स तक पहुंच गए, तो जिस दिन तुम 70 मार्क्स तक पहुंचे उस दिन ये गारंटी है कि अब तुम्हारा रियल वाला एग्जाम है उसका प्री तुम्हारा निकल जाएगा। तो दिस लेवल कैन बी अचीव्ड, some people will achieve it in 3 months, some people will achieve it in 6 months। और क्यों ये डिफरेंस, या कोई हो सकता है 1 साल में वहां पे पहुंचे, और ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है तुम्हारी अभी तक की एजुकेशन की वजह से। जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल में ध्यान दिया, ठीक है, कोई बच्चा जो स्कूल में मेहनत कर रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था, जो इंग्लिश बुक्स पढ़ रहा था, इंग्लिश वोकेबुलरी को इंप्रूव कर रहा था, वो आदमी जब तैयारी करने जाएगा तो वो 3 महीने में कर लेगा। और तुम तैयारी करने जाओगे, तुमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई, तुमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, और एक दिन तुम सुबह उठ के बोलोगे कि अब मैं 3 महीने में SBIPO क्लियर कर लूंगा, तो नहीं होगा। दैट्स व्हाई देयर आर पीपल जो लोग 2 महीने में, 4 महीने में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो 2-3 साल में क्लियर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे क्लियर होता ही नहीं है। तो द रीजन फॉर दैट इज कि तुम्हारा अभी तक का एजुकेशन लेवल, तुमने अभी तक क्या पढ़ाई की है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा, अगर तुम सही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स को डिटेल स्ट्रेटेजी में बताया, अगर तुम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो हो सकता है 3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में या 1 साल में तुम उस लेवल को क्रॉस कर लोगे, अगर तुमने स्ट्रेटेजिकली और ढंग से पढ़ाई की। लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई नहीं करते हो, ढंग से पढ़ाई नहीं करते हो, तो तुम उस लेवल तक पहुंचोगे नहीं, और फिर तुम ये सोच, तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि मेरा ये वाला एग्जाम निकला या नहीं निकला। तुम्हारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो है ग्रोथ, टेस्ट में ग्रोथ। दैट शुड बी दी ओनली फोकस। जब वो फोकस हो जाएगा तो एग्जाम अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इसके अलावा और बहुत सारे डाउट्स हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग पूछते हो, और बहुत सारे लोग बाद में ऐसा कमेंट करते हैं कि आपने, मैंने जो डाउट पूछा था उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो सिंपल सी बात है यार, मैं एक साथ सारे वीडियोस नहीं बना सकता। मैं खुद भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, पूरा वीक मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, मेरे को सिर्फ संडे को टाइम मिलता है थोड़ा सा, जहाँ पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो मेरे पास, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, और मैं खुद UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर रोज उठ के वीडियो बना दूं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूं। हाँ, तुम्हारी जो भी क्वेरीज है उनको मैं नोट डाउन, मैंने लिख के रखी हुई है नोटबुक में, मैं हर एक पे वीडियो बनाऊंगा, पर वीकली मुझे एक ही वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाना है। ये वीडियो बनाने के बाद घर जाके मुझे, अभी जैसे लास्ट वीक आई लर्न हाउ टू ऐड सबटाइटल्स, तो सबटाइटल्स ऐड करना मुझे सीखना पड़ा, और उसके बाद मुझे 1.5 घंटा लगा वो सबटाइटल ऐड करने में, ठीक है। मैं कोई वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को कोई टेक का इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे ये सब चीजें करने में टाइम लगता है, तो मैं एक साथ सारी क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, सो आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बट अंडरस्टैंड दैट कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम एन एस्पिरेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक कि आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, या आपने मेरी क्वेरी पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। ठीक है, मैं बना दूंगा, पर उसमें टाइम लगेगा, यू हैव टू हैव सम पेशेंस प्लीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।